क्लास 12 फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन अगस्त 2024 के हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का 100% सही उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबका आंसर इसमें हम दे दिए हैं। देखिए ये सब्जेक्टिव का आंसर है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव का भी सबका आंसर दे दिए हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण सघोष है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन वर्ण सघोष है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन वर्ण दंतुष्ट का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वधुत्सव का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वधु जोड़ उत्सव। फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कक्षा किस संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे नवयुवक किस समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सतसई में कौन समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे चेहरे पर हवाइया उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए घबराना। चेहरे पर हवाइया उड़ाना मतलब घबरा जाना। ठीक है, चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आम के आम और गुठलियों के दाम लोकोक्तियाँ का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिक लाभ कमाना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन में है कि दोहा किस छंद का उदाहरण है। दोहा किस छंद का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मात्रिक छंद। फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबैर मोती मानुष चून किस अलंकार का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी श्लेष। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन में है छात्र व्यायाम नहीं कर रहे हैं किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी निषेधवाचक। फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे निम्नलिखित में से कौन वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वह पढ़कर सोता है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुझे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे देखते नहीं या रेशम से कटा हुआ सालू यह किस पाठ की उक्ति है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उसने कहा था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। यह कथन किस लेखक का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर का। चलिए 18 को देखेंगे रोज शीर्षक कहानी की नायिका है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मालती। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नारी और नर एक ही डैश डैश की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, रिक्त स्थान में क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्य, यानी नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। फिर 20 नंबर क्वेश्चन में है कि चमनिस्तान शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी हरे भरे बागों का इलाका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 नंबर 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में वीर रस के कवि कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भूषण। फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे नाभादास किनके समकालीन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन में विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 में। सूरदास विचरित द्वितीय छंद के अंत में सूरदास क्या मांगते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन में है कि जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर तुलसीदास का पालन पोषण किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए, मुनियों ने। फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पद्मावत में किसकी प्रेम कथा वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रतन सेन और पद्मावती की। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन में है कि रामचरितमानस की रचना में कितना समय लगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीतिबद्ध। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर में है कि अष्टयाम की भाषा है, अष्टयाम की भाषा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत की। चलिए अब इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 का ही उत्तर देना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, कवि भूषण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपको लिखना है कि कवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में 1613 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। ठीक है, आपको बस इतना ही लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 का आंसर हम लोग देखेंगे, सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि नाभादास ने किया है? तो इसका आंसर हम लोग नीचे देखेंगे, यहाँ दे दिए हैं 1 के 2 का आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में है कि सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि नाभादास ने सूर्य के काव्य के चमत्कार, अनुप्रास एवं उनकी भाषा की सुंदरता की सराहना की है। सूर्य के कष्ट में उपस्थिति, प्रीत तत्व एवं इनकी भाषा में उपस्थित तुक की प्रशंसा की है। नाभादास के अनुसार सूर्य के काव्य के श्रवण से बुद्धि विमल होती है और सूर्य अपने काव्य में कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण, रूप आदि को प्रतिबिंबित कर दिया है। अब हम लोग करने वाले हैं 5। तुलसी का मूल नाम क्या था? तो आपको लिखना है तुलसी का मूल नाम राम बोला दुबे था। क्या था? राम बोला दुबे। यानी लिखना है आपको कि तुलसी का मूल नाम राम बोला दुबे। ठीक है, राम बोला दुबे था। बस इतना ही आपको लिख देना है। 5 नंबर का आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे वाला ये आप लिख सकते हैं, गैंग्रीन क्या है? तो लिख सकते हैं गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं। और फिर यहाँ हम लोग लेंगे डायरेक्ट 9 का आंसर। ठीक है, 1 का तो देखिए यहाँ दे दिए हैं, हम इसमें दिए हैं 1 का 9 का आंसर है। ठीक है, ये देखिए जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि जयप्रकाश ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यानी जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्टों से अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। जयप्रकाश ही करना चाहिए। कांग्रेस में शामिल हुए क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व कर रही थी। आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? तो इसका उत्तर देखेंगे, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उसमें विमान चलाने की विद्या आ गई है या आ गए हैं और गौ को वो नहीं मारते हैं। ठीक है, ये तो आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन हुआ। और फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में यहाँ हम लोग देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में ये है 2 का पहला का आंसर। ठीक है, में कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। देखिए इसका आंसर लिखेंगे, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियाँ हैं। इन गलत नीतियों के कारण भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगैर रिश्वत दिए। ठीक है, सरकारी दफ्तरों में, बैंकों, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं
जनता का होता है। ठीक है, हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है और शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, जवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, उनका जीवन नष्ट हो रहा है। इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोक कल्याणकारी हो। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में फिर 2 नंबर में 2 का तीसरा का हम लोग आंसर देखेंगे। देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में दिया हुआ है तुलसीदास का जीवनी का परिचय प्रस्तुत करें। तो आपको बस इसको लिख देना है। ठीक है, देखिए ये है कवि तुलसीदास के जीवन का परिचय। तो यहाँ से लिख दीजिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनके मानस की प्रतिष्ठा धर्म ग्रंथ के रूप में है, अतः तुलसीदास प्रत्येक परिवार के घर घर में है। तुलसी का मानस साहित्य उच्च कोटि का ग्रंथ है, जिसके कारण वह धर्म ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। जनता के हर राग रंग की कथा है। तुलसी जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं, इसलिए वे घर घर के कवि हैं। ठीक है, रचना की उत्कृष्टता के कारण महाकवि हैं। फिर आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि तुलसी जी का जन्म सन 1543 ईस्वी के लगभग राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके बचपन का नाम राम बोला था। ठीक है, इनकी माता हुलसी तथा पिता आत्मराम दुबे थे। इनकी पत्नी रत्नावली थी, परंतु विवाह के कुछ ही समय बाद बिछोह हो गया। ठीक है, तुलसी का जीवन संघर्ष की महागाथा है। उनका बालपन बड़ा कठिनाइयों में बीता। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उनके माता पिता का साथ छूट गया और तदंतर वे भिक्षा मांग मांग कर उदरपूर्ति करते रहे, यानी अपने पेट को भरते रहे। ठीक है, कदाचित इसके कुछ ही समय बाद तुलसी ने राम भक्ति की दीक्षा ली। उनके गुरु कौन थे यह भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। ठीक है, ये सभी तुलसीदास की जीवनी है। इसमें फिर आपको लिखना है कि मानस में उनके गुरु का नाम बाबा नरसिंह दास के रूप में आता है। तुलसी ने उन्हीं से शिक्षा ही और वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर राम कथा को अवधी भाषा में लिखा। तुलसी की 12 रचनाएं मिलती है जो निम्न प्रकार से है। पहला रामचरितमानस, रामलला नछु, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, वैरव रामायण, उसके बाद में दोहावली, कवितावली और हनुमान बाहुक इत्यादि। ये सभी 12 रचनाएं तुलसीदास की है। फिर यहाँ पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे कि तुलसीदास की ये कृतियाँ तत्कालीन अनेक काव्य रूपों की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। उनका रामचरितमानस चौपाई बंद परंपरा का काव्य है, जिसमें मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में दोहे सोरठे, उसके बाद में हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी आते हैं। कवितावली कविता सवैया पद्धति की मुक्त रचना है। गीतावली और कृष्ण गीतावली विनय पत्रिका गीत बंद परिपाटी के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में और आप लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके और इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है।